जहां जहां आप किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होके रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ केयर, लोगों के हित की बातें करें, तो वो कॉरपोरेट्स को, वो सरकारें जो इनके जरिए आई हैं, कॉरपोरेट्स के जरिए आई हैं, वो उनको सूट नहीं करती। और वो करते क्या है कि मीडिया उन्हीं के हाथ में है। तो वो मीडिया इसको नजरअंदाज करके, इन तमाम मसलों को नजरअंदाज करके वो आ जाता है एथनिसिटी पे, कम्युनल डिवाइड पे, ये इमाइग्रेशन पे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज फिर हम एक बहुत ही अहम इंटरव्यू कर रहे हैं सईद नकवी साहब का। और उन्होंने इस बार जो कुछ बताया है और जो कुछ बताने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम है। वो ये कि लैटिन अमेरिका का एक मुल्क चिली, वहां पर हमारे भारत में जो किसान आंदोलन हुआ उसका असर कितना गहरा हुआ कि वहां सरकार बदल गई। इसके अलावा भी इंटरनेशनल लेवल पर बहुत कुछ हुआ, उस पर बात करेंगे। और यह भी देखेंगे कि आखिर हमारे देश के मीडिया ने क्यों उसको अहमियत नहीं दी। विदेश के मीडिया ने, विदेश की सरकारों में, विदेश के पॉलिटिकल सिस्टम तक भारत में किसान आंदोलन जो कुछ हुआ उसका असर कितना देखा जा रहा है। सईद नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप हमें कुछ महीनों से हर संडे के लिए हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नकवी साहब, आप ये बताइए कि ये लैटिन अमेरिका में फार राइट हुकूमत को हरा करके एक लेफ्टिस्ट जिसे कहा जा सकता है, जिसे भारत की जबान में वामपंथी कहा जा सकता है, उसको कैसे इलेक्शन जीता और किसान आंदोलन का उस पर क्या असर रहा। बहुत दिलचस्प दायरे में आप ले गए हैं हमें, क्योंकि अभी इधर फिलहाल जब से अफगानिस्तान का मामला हुआ है, वहां तालिबान आए हैं, ईरान का किस्सा चल रहा है, मिडिल ईस्ट में जीसीसी की मीटिंग्स हो रही हैं, यमन का मामला है। और अगर हम कभी अगर चीन जाते हैं तो वहाँ उइगुर जो मुसलमान हैं उनकी बात हो जाती है, और रूस जाते हैं तो वहाँ कॉकेसस में जो मुसलमान हैं उनकी बातें होने लगती हैं। तो हम उस दायरे से, शेख साहब के दायरे से हटने में जरा सा देर हुई, लेकिन चलिए, देर आयत दुरुस्त आयत। वो लेकिन हम अब वहां से हटे तो इतनी दूर, लैटिन अमेरिका का ये वो मुल्क है चिली, जहां 1973 में दुनिया की सबसे पहली कम्युनिस्ट हुकूमत इलेक्टोरली आई थी। यानी इलेक्टोरली का मतलब यह है कि चीन का रेवोल्यूशन हो चुका था, बॉल्शेविक रेवोल्यूशन हो चुका था और जगह, लेकिन इलेक्शन में जीत के आना, यानी लिबरल डेमोक्रेसी के फ्रेमवर्क में जीत के आना, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर को इसने बिल्कुल झिझोल दिया। और ये बड़ी अजीब बात है कि दुनिया में इस बात का तो चर्चा हुआ, लेकिन हमारे यहाँ भी, बल्कि हमारी तारीख उनसे 20 साल पहले की है। यहाँ 1957 में EMS नंबूदरीपाद बहुत ही महान कम्युनिस्ट लीडर थे, तो बड़े दुनिया के माने जाने माने इंटेलेक्चुअल थे। वो साहब चीफ मिनिस्टर बने, CPM, उन दिनों में CPM CPI नहीं था, कम्युनिस्ट थे, जो 1957 में वो बने। और जवाहरलाल नेहरू, जिनको कि आप लोग फेबियन सोशलिस्ट और लेफ्ट और सब कुछ कहते हैं, उन्होंने अमेरिकन से मिलके उस सरकार को किस तरह से गिराया। वहां पे बाकायदा एजिटेशन में इन्होंने, CIA ने हाथ लिया और वहां कुछ झगड़े हुए, जिसकी वजह से वो बहाना बना के वहां एक प्रेसिडेंट रूल 1959 में, ये किस सूबे की बात है सर? किस केरला किस केरला की? जी हाँ। में हाँ।
केरला में दुनिया की सबसे पहली इलेक्टोरली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई थी। लेकिन चूंकि ये हमारे मुल्क की बात है, इसको उस पैमाने पे नहीं देखा गया कि वहां तो पूरा मुल्क ही, यानी अच्छा, और वहां उस एरिया में जहां पे एक चीज हुआ करती थी, मॉनरो डॉक्ट्रिन। मॉनरो डॉक्ट्रिन एक प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, मॉनरो, कि इस दायरे में बाहर के कोई असरात नहीं आएंगे। अब वो यानी है कि यूरोप से बड़ा झगड़ा हो चुका था 19th सेंचुरी में, तो उस किस्म के हम लोग बर्दाश्त नहीं। मॉनरो डॉक्ट्रिन थी, और एक थी डोमिनो थ्योरी। डोमिनो थ्योरी क्या कि अगर एक कम्युनिस्ट हुआ तो होते चले जाएंगे, इसलिए और जनाब अली बाकायदा खुल्लम खुल्ला मदद की गई। और वहां के ट्रकर्स, जो ट्रक ओनर्स थे और इंडस्ट्रियलिस्ट, और वहां पे कॉपर और आयोडीन, इस किस्म की मिनरल्स वहां बेपनाह है। दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर का ट्रेड जो होता है, वो माइनिंग, वो चिली में है। तो जनाब अली सिल्वर इनको आयंदे को, साल्वाडोर आयंदे को मारा गया, यानी उस बमबारी में अपने महल के अंदर जहां उनका ऑफिस भी था, वहीं वो मारे गए। ये वो आदमी था जिसके की दोस्त मार्के, जो कि नोबेल प्राइज नॉवेलिस्ट है, 100 Years of Solitude, ये उसके दोस्त हुआ करते थे। दुनिया का बहुत बड़ा शायर पाब्लो नरूदा, ये भी उनका दोस्त था। तो उसको अमेरिकन सपोर्ट के साथ कैपिटलिज्म ने, इंपीरियलिज्म ने उसको बढ़ने नहीं दिया। इसीलिए जरा सा लोग डरते हैं ये कहते हुए कि इस वक्त गैब्रियल बोरिक, 35 साल का लड़का, इतने 73 से अब तक इशारा देख लीजिए, बीच में और सरकारें आते रही, मिडिल ऑफ द रोड गवर्नमेंट आई, जो कि वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिक पॉलिसीज को फॉलो करती रही, जिसको न्यो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी आप कहते हैं। सारा झगड़ा यही है कि भाई आप हमारे बनाए हुए इकोनॉमिक दायरों के बाहर न जाए, ताकि आप हमसे आपका रिश्ता रहे एक इंपीरियलिस्ट और कॉरपोरेट्स का रिश्ता कायम रहे। तो अब लोग यहाँ पे भी घबराए हुए हैं कि भाई ये क्या लैटिन अमेरिका में और जगह भी। ये एक बात आपके व्यूअर्स को मैं बता दूं, और से बल्कि एक इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं कि एक फिल्म बनी, डॉक्यूमेंट्री, बैटल ऑफ चिली। बैटल ऑफ चिली, पात्रिसियो गुज़मन, पात्रिसियो गुज़मन फिल्म मेकर है साहब। उसने क्या किया था कि ये जो हो रहा था उस वक्त, वहां का लेफ्ट इतना मजबूत था तो उसने ये फिल्में ली, यानी बाकायदा बमबारी हो रही है, आइंदे भाग रहे हैं पैलेस के अंदर, ये सब फुटेज थी। लेकिन जब कूच में पिनोशे, ऑगस्टो पिनोशे जब प्रेसिडेंट बन के डिक्टेटर बन गए, तब यह हो गया कि अब ये फिल्मों को क्या करें इनका, वो कहीं दबा के वो लोग भाग गए। और जब पिनोशे साहब की सरकार गिरी 90s, और दुनिया में ये समझ में आया कि साहब ये इतनी बड़ी ब्रूटैलिटीज वाली सरकार, जो कि बिल्कुल लोगों के खिलाफ, जो कि हर वक्त सिवाय बंदूक के और जेल में लोगों को डाल देने के, टॉर्चर करने के, यही तरीके थे उनके। तो फिर उनके गिरने के बाद दूसरी सरकारें जब आई, तब इन्होंने सांस में सांस ली, और वो फिल्में उन्होंने जाके उन लोगों को ढूंढा जो कि उसमें एक्टर्स थे, और उनकी, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके व्यूअर्स के लिए उनका जरा सा दायरा थोड़ा सा बढ़े, आप इसको देखें। फिल्म है बैटल ऑफ चिली। अच्छा था। अब सवाल ये आता है कि ये जो एजिटेशन था गैब्रियल बॉरिक वाला, ये 25 साल की उम्र से, यानी हमारे यहाँ फर्ज कीजिए कि कन्हैया कुमार को अगर दबा न लिया जाए,
गया होता और जो पूरा एक मूवमेंट खड़ा हुआ था यूनिवर्सिटीज में, जेएनयू में मसलन, अगर उसको बढ़ने दिया गया होता अब तो, और सरकार ने इस तरह से उसको दबा न दिया होता, तो बिल्कुल ये वैसी ये स्टूडेंट्स मूवमेंट निकला है यार। 25 साल की उम्र में ये पार्लियामेंट में आ गया था, और अब इसके पूरा जो कोalition है, उसमें कुछ लोगों ने देखा कि हिंदुस्तान में एक बहुत कामयाब मूवमेंट चल रहा है। देखिए, अब ये बड़ी अहम बात है। और उनके एक साहब हैं, उनके ह्यूमनिस्ट पार्टी, उनके कोalition में एक पार्टी है ह्यूमनिस्ट पार्टी, और वो उसके उनका नाम है टॉमस हर्ष। उन्होंने बाकायदा यहाँ के लोगों से, लीडर्स से संपर्क स्थापित किया, उनसे मिले, उनसे बातें की कि भाई हमको भी आप बताएं, एक तो ये कि हमारे कैंडिडेचर को आप इंडोर्स करें। यहाँ के बहुत ही मोतबर तरीके से यहाँ के किसान आंदोलन ने ये कहा कि देखिए, हम पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, हम अपने मुल्क की पॉलिटिक्स में नहीं आए, तो आपकी पॉलिटिक्स में हम किसी को इंडोर्स नहीं करेंगे। हाँ, पीपल्स मूवमेंट है, उसकी मदद हम करने के लिए तैयार हैं। आप जो चाहिए, बाकायदा उनमें स्टेटमेंट्स गए, वो स्टेटमेंट वहां पढ़े गए। यानी कहने के मतलब ये है कि ये फार्मर्स मूवमेंट का, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ना समझना चाहिए कि फार्मर्स मूवमेंट ने काया पलट कर दी चिली में, नहीं, लेकिन ये कि उसको देखा गया, उससे सीखा गया, उससे कि मूवमेंट्स कैसे कामयाब बनते हैं, पॉपुलर पीपल्स मूवमेंट्स। यहां तक कि बर्तानिया की पार्लियामेंट में उसके ऊपर डिस्कशन हुआ। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो सिर्फ यही कहा अपनी लंबी तकरीर में कि मोदी साहब ने कि भाई हम समझा नहीं पाए, बहुत थोड़े से ये लोग थे फार्मर्स, हम उनको समझा नहीं पाए। यानी कहने का मतलब ये है, वो कह रहे थे कि हमारा यहाँ जो हमने स्टैंड लिया था, जो बिल्स थे, वो सही थे, जिनको कि फार्मर्स ब्लैक लॉ कह रहे थे, वो सही थे, लेकिन हम समझा नहीं पाए एक छोटे से खित्ते को। तो वो छोटा खित्ता शायद नहीं न रहा होगा, क्योंकि बाहर के बैरूनी ममालिक उनको देख रहे थे और देख के पावर में आए हैं। अब वहां उनके सामने इमेज है आईएनडी की 1973 की, तो जाहिर है अभी हाल में, और अमेरिका बहादुर का हाल ये, क्या 73 फिर हो सकता है? दो तीन जिनको इन्होंने हराया है, जिनका नाम है शायद अंतोनियो कास, KAS, जी जी जो कि राइट, बिल्कुल फार राइट के लीडर हैं, बहुत ही, यानी वो पिनोशे को अपना हीरो मानते हैं। बिल्कुल वैसे ही जो बोल्सोनारो, जो कि ब्राजील में इस वक्त बहुत बदनाम है, उनके खिलाफ केसेस हो रहे हैं, जो कि वो अपनी इलेक्शन हार जाएंगे, वो भी पिनोशे के बहुत मददार थे। वैसे ही ये हजरत जो कि हारे हैं। तो अच्छा, और बोल्सोनारो वो थे जो कि हमारे यहाँ 26 जनवरी के चीफ गेस्ट बन के आए थे, और वो गोया उसी नुत्फे से हैं जिससे कि पिनोशे साहब थे। और वो हमारे इस वक्त वहां पे लूला, जज्बानी और लूला जो पहले प्रेसिडेंट थे, बेपनाह दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर इलेक्टोरली पॉपुलर लीडर उसका खिताब था। उसको यही इंडस्ट्री ने मिलके, कॉरपोरेट्स ने और CIA के साथ मिलके वहां पे ये बहुत सिनेरियो को ले आए। इनका क्या था कि साहब, पूरा अमेजॉन फॉरेस्ट जो है उसमें लॉगिंग शुरू कर दी। अमेजॉन फॉरेस्ट जो कि दुनिया का लंग्स माना जाता है, दुनिया का फेफड़े जिसे कहते हैं, उसमें बेपनाह लॉगिंग शुरू कर दी। एक अभी हाल में उन्होंने कहा कि कोविड कोई चीज रही नहीं, और लाखों लोग मर गए ब्राजील में। तो इस वक्त उनकी हालत ब्राजील में खराब है।
तो अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ इनको डर ये है कि काश अभी तक जो वहाँ की कॉपर इंडस्ट्री उनका फेवरेट है, CIA से उसके ताल्लुकात हैं, और वो तंजीमें जो कि राइट विंग की समझी जाती हैं वो अभी वहाँ हैं, खत्म नहीं हुई। एक तो ये खदशा है। दूसरा खदशा ये है कि इंपीरियलिज्म और कैपिटलिज्म, इसमें जो एक सिम्बियोटिक रिश्ता है, यानी ये कि जहां जहां आप किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होके रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ केयर, पेंशन, लोगों के हित की बातें करें, तो वो कॉरपोरेट्स को, वो सरकारें जो इनके जरिए आई हैं, कॉरपोरेट्स के जरिए आई हैं, वो उनको सूट नहीं करती। और वो करते क्या है कि मीडिया उन्हीं के हाथ में है। तो वो मीडिया इसको नजरअंदाज करके, इन तमाम मसलों को नजरअंदाज करके वो आ जाता है एथनिसिटी पे, कम्युनल डिवाइड पे, ये इमाइग्रेशन पे, और उन इश्यूज पे, मजहब पे, रिलीजन। यानी यहां तक आपको किस्सा सुनाऊं, यानी लेफ्ट अगर आएगा तो हमेशा चर्च अक्सर उसके साथ खड़ा हो जाता है। जरा सा हट के आपको किस्सा सुनाता हूँ। निकारागुआ में भी एक ऐसा ही रेवोल्यूशन आया था। सैंडिनिस्टास वहां पे एक ग्रुप था जिन्होंने पुराने लोगों को हटा के एक पीपल्स गवर्नमेंट, वो भी कम्युनिस्ट पीपल्स गवर्नमेंट उन्होंने। तो मैं वहां गया, वहां के कार्डिनल ओवांडो ब्रावो से मिला। कहने लगे साहब ये तो बड़ी कयामत है। मैंने कहा क्या हो गया? कहने लगे मदर मेरी के जितने स्टैचूज हैं वो रो रहे हैं। अरे तो मतलब है ये कैसे? वो मुझको ले गए और बाकायदा उन्होंने दिखाया कि मदर मेरी जो है रो रही हैं। क्यों रो रही हैं? क्योंकि कम्युनिज्म आ गया है निकारागुआ में। क्या भाई, अब मैं तो ये तो बिल्कुल वैसे ही है कि अगर आपको सितंबर 1994 याद हो कि यहाँ गणेश गणेश की मूर्ति दूध पीने लगी थी, और एक जगह लोगों ने उसके साथ बड़ी सैक्रिलेज कर दी, उसको शराब दिखाई, वो शराब पी गई। अरे साहब हुल्लड़ हो गया बहुत बड़ा, ये क्या हो रहा है? तो गणेश की मूर्तियां तमाम, अच्छा, उस पर बाकायदा कमिटीज बैठी कि ये कैसे होता है कि दूध का प्याला रखो उसको अंदर, अब वो बाकायदा कैपिलरी एक्शन क्या होता है वगैरह वगैरह। इसी तरीके से मदर मेरी के स्टैचूज रोने लगे साहब कि कम्युनिज्म आ गया। तो वैसे ही गिरजा यहाँ भी मजबूत है। ये कैथोलिक ममालिक है जितने, आप लैटिन अमेरिका पूरा स्पेन से निकल के गया है, और ब्राजील सिर्फ एक वाहिद मुल्क है जो कि पुर्तगाल से जिसका ताल्लुक, यानी यहाँ की जुबानें जो है वो स्पेनिश है, ब्राजील में पोर्तुगीज, और दोनों में रिश्ता है। तो एक कि क्या अमेरिका इनको, लेकिन अब सवाल ये आता है कि अमेरिका के पास वो कुव्वत नहीं। 1973 के अमेरिका और आज के अमेरिका में फर्क। उन दिनों में एक इकोनॉमिक और मिलिट्री मस्कुलर पावर थी अमेरिका। मिलिटरीली अब भी है, लेकिन वो जो अंदर इतने खलफिशार हैं, और इतना कुछ अफगानिस्तान से जाने के बाद तो और उसके ऊपर मोहर लग गई इसके कम होने पे, तो अब ये वो ना कर पाए शायद। तो वो क्या करेगा? सवाल करें, आप कुछ कहना। जी, मैं ये पूछना चाहता हूं नकवी साहब, आपके तजुर्बात बहुत से मुल्कों के हैं। अभी ये जो किसान आंदोलन का असर चिली में नजर आया, और वहां उसके नतीजे में, क्योंकि किसान आंदोलन का बिल्कुल सीधा रास्ता, सीधा कनेक्शन एंटी कैपिटलिज्म, एंटी कॉरपोरेट, एक तरह से सिंबॉलिकली ये समझा जाता है, और उसी नतीजे में वहां फार राइट हुकूमत गिरी चिली में। तो क्या अब जो ये किसान दिल्ली के बॉर्डर से उठ करके गए हैं, वो ये कसम खा के गए हैं तकरीबन
कि हम बीजेपी ने जो कुछ हमारे साथ काम किया है हम उसका इलेक्शन में जवाब देंगे। अब क्या आपको लगता है, क्योंकि यह भी एक तरह की फार राइट हुकूमत समझी जा रही है, क्या आपको ऐसा लगता है कि फार राइट नजरिया हमारे यहां और इनको सपोर्ट करने वाले जो बाहर की ताकतें हैं, जो आपको अमेरिका कहा जा सकता है, कैपिटलिज्म कहा जा सकता है, कॉरपोरेट कहा जा सकता है, क्या उसके खिलाफ माहौल बन करके यहां भी उसी किस्म का नतीजा आएगा? आप देख रहे हैं कि वो हो रहा है पंजाब में जो कि अभी तक नहीं हुआ था। धमाके हो रहे हैं, लिंचिंग हो रही है, अननोन लोग आके, अच्छा अगर फर्ज करिए कि कोई सैक्रिलेज कर रहा है और ऐसे हरमंदिर साहब में, यानी गुरुद्वारा जो है खास का, जहाँ की गुरु ग्रंथ साहब रखे हुए हैं, वहां एक आदमी घुस आए, एक तो वो घुसा कैसे और फिर उसको मार दिया जाए। देखिए, अगर वो जिंदा रहे तो हम पूछ ले, पता चल जाए, दूध का दूध पानी का पानी, कि ये कौन था, कहाँ से आया था, किसका आदमी। अगर वो जो जो जैसे ही कोई हरकत करे वो जान से मार दिया जाए तो पता नहीं। लेकिन ये हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पंजाब में इलेक्शन आने वाले। अब इश्यूज क्या है? इश्यूज किसानों ने उठा दिए हैं। मैं आपसे कह रहा था ना, जहां रोटी कपड़ा मकान पेंशन गरीबों के हित, इनकी बातें आप करेंगे तो वो जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको सूट नहीं करता। वो उसको फौरन एथनिसिटी, आइडेंटिटी, कम्युनलिज्म, सिख हिंदू डिवाइड, ये इस तरफ ले जाता है। अभी मैंने कहा था ना, तो ये बिल्कुल बिल्कुल। कोशिश है, यही कोशिश है। बल्कि मेरा तो कहना यह है कि अभी कोविड का भी इस्तेमाल किया जाएगा। अगर फर्ज करिए कि हिंदुस्तान में कहीं इंपॉर्टेंट जगहों पे इलेक्शन, ये खबरें आ गई और वाईबी ने बिल्कुल कंफर्म कर दिया कि साहब आप इलेक्शन हारने वाले हैं, तो बहुत यानी ये बाईद नहीं है कि इस कदर ओमिक्रॉन का हुल्लड़ हो रहा है। एक जज साहब ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सरकार आलिया से ये कही दिया कि साहब हालात ऐसे हैं कि इसमें रैलीज और पोल्स रद्द कर दिए जाए। बात ये हुई है यूपी में। तो कहां तक इस्टेब्लिशमेंट न जाए, ये देखने की। अब देखिए अमेरिका का रोल क्या है। अमेरिका अपनी कुवत से, जाहिर है उसको भी एहसास है कि वो कुवत नहीं रही जो पहले थी, तो वो बड़ी मेजर पावर से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, लेकिन वो दुनिया को ये बताता रहेगा कि मैं अभी मौजूद। जैसे कि एक किसी मोहल्ले में एक दादा होता है जिसकी कुवत कम हो जाती, लेकिन वो फिर भी बताता रहता है। अब वो क्या है तरीके? सैंक्शन। भाई हम सैंक्शन कर देंगे ईरान को, हम सैंक्शन कर देंगे, हमें पसंद नहीं है पुतिन साहब, हम सैंक्शन कर देंगे रूस को, हम सैंक्शन कर देंगे चीन। 20 मुल्क हैं, 20 दुनिया में मुल्क ऐसे हैं जिनके ऊपर के किताबे अमेरिका बजरिए सैंक्शन जारी है इस वक्त। तो ये करेंगे। और उनमें ज्यादातर मुल्क क्या कम्युनिस्ट नजरिए के हैं? वो नजरिए हैं जो कि इनके नहीं, मतलब ये कि हमारे अगर आप नहीं तो आप हमारे हो जाइए। दुनिया जो है वो हमारी हो, जो उससे अलग व्यूज रखते हैं वो उस पर हम सैंक्शन करते हैं। तो अभी हम उससे बचे हुए हैं। अब ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, ये हमारे व्यूअर्स जो हैं वो मेरे ख्याल में इस पर गौर करें कि अभी तक हम इस इताब से बचे हुए हैं। तो ये इताबे अमेरिका है, इताबे इलाही नहीं। लिहाजा ये इस बात को व्यूअर्स समझ लें। बहरहाल, अब ये इन्होंने क्या किया कि साहब 9 और 10 दिसंबर को एक बड़ा हंगामा हुआ। 9-10 दिसंबर को क्या हुआ, एक
कॉन्क्लेव ऑफ डेमोक्रेसी, यानी वो दुनिया को डिवाइड कर रहे हैं कि ये चीन और रूस और ये लोग जो है ये डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी वो जो हमारे जैसे, जो कि आईने में अपनी शक्ल जब देखते हैं तो हमारे जैसे दिखाई देते हैं। उनमें कौन? उनमें एक साहब है गाइडो। गाइडो, मैं उसका तलफ्फुज मुझे सही नहीं मालूम है। GUIADO। ये हजरत कौन है? वेनेजुएला के लीडर, अगर आप लोगों को याद हो, थे शावेज। शावेज का इंतकाल हो गया, उसके बाद मडूरो आ गए। मडूरो के खिलाफ कम से कम 6 दफा मिलिट्री कू कराने की कोशिश की गई, डायरेक्टली बाय अमेरिका, और अभी तक वो बचे रहे। फिर उन्होंने क्या किया कि एक ये हजरत को पकड़ा। ये ऑपोजिशन के पॉलिटिशियन हैं, छोटे मोटे, इनको पकड़ा और ये इनको बाकायदा गवर्नमेंट इन एग्जाइल, वेनेजुएला प्रेसिडेंट इन एग्जाइल, ये उनको टाइटल दे दिया गया। और माशाअल्लाह बुला लिए गए कॉन्सर्ट ऑफ डेमोक्रेसी की उसमें, यानी वो भी गेडो साहब भी मौजूद थे जो वहां इलेक्शन जीत के आया है। मडूरो वो नहीं, ये है। यहाँ भी अल्लाह का फजल है कि हम लोग थे, मोदी साहब बुलाए गए थे डेमोक्रेसी के में, और उन्होंने तकरीर भी की। पॉन्सारियो साहब भी थे। लेकिन ये अच्छा, अब सोचने की बात यह है कि क्या इलेक्शन जीत के जो लड़का आया है 35 साल का, गैब्रियल बोरिक, क्या अगली जब डेमोक्रेसी कॉन्क्लेव होगी 9-10 दिसंबर को तो हो चुकी, क्या अगली कॉन्क्लेव में ये लोग बुलाए जाएंगे, या ये कि इनके ऊपर अब सैंक्शंस की अभी ऑलरेडी परेशानी खलबली होगी के साथ। चिली ऐसा मुल्क जो कि पैथागोनिया तक, जिसके ऐसा पैथागोनिया वो लैटिन अमेरिका का वो लूप है जो कि अटलांटिक और पैसिफिक दोनों जहां मिलते, तो बड़ा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मुल्क है वो, और बहुत अहम मुल्क है। तो वहां पे या अच्छा, लेकिन ये अकेले नहीं है। अभी पेरू में यही है, बोलिविया में यही है, हॉन्डुरास एक मुल्क है वहां यही हो गया है, निकारागुआ में तो नहीं है, वेनेजुएला में मडूरो नहीं है। अब इलेक्शन होने वाले हैं कुछ दिनों के बाद ब्राजील में। अब ब्राजील में बोल्सोनारो को जहां तक मेरे ख्याल में ये हटा दिए जाएंगे, वो भी मैं आपके व्यूअर्स को एक टिप दे सकता हूँ। और क्योंकि मुझे बड़ा शौक है इन चीजों को पढ़ने का, इनके बारे में पढ़ता रहता हूँ, जहां जहां मुझे एविडेंस मिलता है उसको देखता हूँ। एक और फिल्म है, एज ऑफ डेमोक्रेसी। एज ऑफ डेमोक्रेसी, ये लूला को किस तरीके से इंटरनेशनल फाइनेंस और उनके लोकल एजेंट्स ने CIA की मदद के साथ किस तरह से गिरा के बोल्सोनारो को लिया, वो एक बड़ी, बहुत बड़ी फिल्म है। उसको देखना चाहिए आपके व्यूअर्स को। और ये मेरा अब है, क्या हो क्या रहा है, डर क्या है काजमी साहब? डर ये है कि सारी दुनिया में, लैटिन अमेरिका में, क्योंकि कैपिटल और इंपीरियलिस्ट इम्पल्स जरा सा कमजोर है, खतरे मेन मेन लाइन अमेरिका के, तो वहां तो ये लेफ्ट गवर्नमेंट आ जाती। सब जगह लोग जब अपने मसलों की बात करते हैं तो वो आते हैं वही रोटी कपड़ा मकान पेंशन स्कूल हेल्थ केयर, इसी की बात करते हैं। फौरन वो इस्टेब्लिशमेंट आके उसको घुमा देते। और अरे साहब, अमेरिका में क्या हुआ? अमेरिका में बर्नी सैंडर्स सबसे इससे पहले वाले इलेक्शन में, यानी अमेरिका के इस्टेब्लिशमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप को प्रेफर किया, किसी तरीके से ये ना आ जाए कहीं कौन बर्नी सैंडर्स, क्योंकि ये लोगों के इश्यूज को लेके आगे बढ़, तो ये एथनिक वो आ गए। अभी फिर दोबारा फ्रंट रनर थे बर्नी बर्नी सैंडर्स। क्या हुआ कि एक बीच में
ब्लूमबर्ग साहब आ गए बिलियनर, उन्होंने कहा कि साहब और कोई 2 बिलियन उन्होंने खर्च कर दिए पब्लिसिटी पे, क्यों? कैंडिडेट नहीं होने पाते थे, लेकिन ये कि वो ना हो जाए। तो इस तरह से वो यहाँ पे इतनी कुव्वतें हैं कि पीपल्स मूवमेंट को दबा दिया जाए। अभी इतनी कुव्वत अमेरिका के, वहां लैटिन अमेरिका के राइट में नहीं, लेकिन है जो आपने देखा, तो खतरे तो हैं, लेकिन ये दुनिया की डेमोक्रेसीज में एक ये मसला है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब। आपके इस पूरी बातचीत से जो एक नतीजा बड़ा कॉमन जो निकल के आ रहा है वो ये है कि जहां जहां कैपिटलिज्म और कॉरपोरेट पहुंचता है वो अपनी मर्जी की सरकारें चाहता है और वो पब्लिक के लिए कोई वेलफेयर का काम नहीं होने देता, क्योंकि वो हर चीज में अपनी जेब भरना चाहता है। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ भी सरकारी स्कूल बिकने शुरू हो गए। दिल्ली में 17 स्कूल बिक चुके हैं और जितने भी पब्लिक वेलफेयर के काम हैं वो कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। हमें डर है कि आने वाले वक्त में ये कॉरपोरेट और यही आगे हावी होते चले जाएं और देश के हालात उसी तरफ चले जाएं जैसा कि आप दुनिया के दूसरे मुल्कों में देख रहे हैं। नकवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।